हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कि फीमेल के अंदर ओवम का फर्टिलाइजेशन कैसे होता है और फिर ये जो ओवम फर्टिलाइज होकर के जाइगोट बनाता है उसके बाद पेट के अंदर जो एम्ब्रियो बनता है, फिर एम्ब्रियो से पूरा 9 महीने के अंदर बच्चे का विकास कैसे होता है इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो ओवम रिलीज करता है ओवरी से जो ओवम निकलता है सबसे पहले ओवुलेशन होता है। ओवरी से ओवम निकलने की प्रक्रिया को कहते हैं ओवुलेशन। और आप लोग जानते हैं कि ये ओवुलेशन मेंस्ट्रुअल में 14वें दिन होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन में ओवुलेशन हो जाता है ओवरी के अंदर। ठीक, अब ये जो ओवुलेशन हुआ, ओवुलेशन से यहाँ पे ओवम निकला और ओवम फिर कहाँ जाएगा? ओवम जाएगा यहाँ पर इस वाले पार्ट को, ये देखिए फैलोपियन ट्यूब है, ये इस वाले ओविडक्ट बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। या इसको ओविडक्ट भी बोलते हैं। फिर ये वाला जो पार्ट है, ये फैलोपियन ट्यूब का ये वाला जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं इन्फुंडिबुलम। और ये वाला पार्ट है इस्थमस, सॉरी एम्पुला। और ये वाला पार्ट है इस्थमस। देखिए यहाँ पर जो ओवम आया, ओवम इन्फंडिबुलम में आया। इन्फंडिबुलम के बाद ये यहाँ पर जाएगा एम्पुला के पास। एम्पुला के पास जब ओवम आया तो इसके बाद क्या हुआ, जो स्पर्म इधर से आता है और पेनिस के थ्रू जो स्पर्म यहाँ पर आया, स्पर्म आने के बाद यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। स्पर्म इस ओवम को फर्टिलाइज कर देता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फर्टिलाइजेशन का प्रक्रिया किस तरह होता है, ओवम किस प्रकार, स्पर्म किस प्रकार ओवम को फर्टिलाइज करता है। चलिए समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, ये एक ओवम है, पूरा डेवलप ओवम का फिगर है, जिसको एग भी बोलते हैं या अंडा भी बोलते हैं, है ना। ओवम, देखिए ओवम में क्या हुआ, ओवम में कुछ ऊपर में सेल्स पाए जाते हैं इस प्रकार। इसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। इस वाले लेयर को बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। ये वो वाला कोरोना नहीं है जो अभी चल रहा है, ठीक, ये दूसरा कोरोना रेडिएटा है, ठीक। तो और इससे अंदर वाले लेयर को, कोरोना रेडिएटा से अंदर वाले लेयर को कहते हैं जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा ये लेयर है। और इसके अंदर होता है ओवम। ओवम के अंदर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस और ये साइटोप्लाज्म हो गया। स्पर्म यहाँ पर आया, तो स्पर्म अगर एंट्री करेगा ओवम में, तो बताइए सबसे पहले वो किस लेयर को, वो ये जो कोरोना रेडिएटा होता है ना, ये ओवम का लेयर नहीं होता है, इसके ऊपर कुछ सेल्स होता है ओवम के ऊपर, जो ये कोरोना रेडिएटा को बनाता है। ये कोरोना रेडिएटा जो है ये ओवम का लेयर नहीं है। तो ये ओवम का सबसे ऊपरी लेयर होता है जोना पेलुसिडा। तो बताइए स्पर्म जो ओवम को सबसे पहले एंट्री करेगा, तो सबसे पहले वो किस पार्ट को एंटर करेगा, तो जोना पेलुसिडा, है ना, जोना पेलुसिडा वाले टच करेगा। तो जब ये जोना पेलुसिडा को टच करता है ना स्पर्म, तो इस वाले लेयर में कुछ केमिकल चेंजेस बढ़ते हैं। ये केमिकल चेंजेस इस तरह होते हैं इसलिए होते हैं ताकि दूसरा ओवम फिर से इंटर नहीं करे इसके अंदर। नहीं तो क्या हुआ होगा, अगर ये एक स्पर्म आया, फिर धड़ाक 3-4 स्पर्म घुस जाएगा इसके अंदर, है ना, फिर क्या होगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर केमिकल चेंज होता है। एक स्पर्म घुसने के बाद दूसरा स्पर्म इसके अंदर नहीं घुसता है, ठीक। तो आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद क्या होता है, देखिए ये जो ओवम, ओवुलेशन के बाद जो ओवम निकलता है वो सेकेंडरी oocyte कहलाता है। उसको हम सेकेंडरी oocyte भी कहते हैं, सेकेंडरी oocyte कंडीशन में ये होता है। इसके अंदर मियोसिस फर्स्ट हो चुका रहता है और मियोसिस सेकेंड में ये, मियोसिस सेकेंड के लिए ये रुका रहता है। समझिए कि मियोसिस सेकेंड इसके अंदर क्यों नहीं होता है। जब ये यहाँ पर स्पर्म आता है ना, तो स्पर्म अपना एक सेंट्रियोल कंट्रीब्यूट करता है, सेंट्रियोल इसको देता है। इसके पास, ओवम के पास पहले से एक सेंट्रियोल होता है, तो सेल डिवीजन करने के लिए 2 सेंट्रियोल चाहिए। यहाँ पर एक सेंट्रियोल कौन देता है, स्पर्म। फिर इसके बाद इसका जो मियोसिस सेकेंड का सेल डिवीजन होता है वो पूरा होता है, मियोसिस सेकेंड।
अगर आप कोई म्यूजिक सेकेंड वाला फंडा समझ में नहीं आया तो ऐसे समझिए। आप लोग रिले दौड़ देखे होंगे। रिले दौड़ में क्या होता है, सबसे पहले वो जो खिलाड़ी होता है वो दौड़ता है, उसके हाथ में क्या होता है, एक स्टिक होता है, रिले होता है, फिर वो दूसरे खिलाड़ी को सौंप देता है रिले, फिर वो दूसरा खिलाड़ी जो होता है वो दौड़ना चालू करता है। जब तक दूसरे खिलाड़ी के हाथ में वो रिले नहीं आएगा तब तक दूसरा खिलाड़ी दौड़ना नहीं चालू करेगा। तो देखिए यहाँ पर जो ओवम होता है ना, तो इसके पास सेंट्रियोल एगो नहीं होता है। जब तक इसके पास दूसरा सेंट्रियोल नहीं आएगा तब तक ये ओवम डिवाइड नहीं करेगा, 1 से 2 सेल में ये नहीं बनेगा। तो ये ओवम से कंट्रीब्यूट करता है कौन, स्पर्म। जब तक स्पर्म यहाँ पर फर्टिलाइज को नहीं करेगा तो क्या होगा, तब तक इसके अंदर डिवीजन नहीं होगा, तो डिवीजन आगे फर्दर प्रोसीड नहीं करेगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्या हुआ, तो देखिए जब ये स्पर्म यहाँ पर सेंट्रियोल देता है, सेंट्रियोल देने के बाद क्या होता है, एक और चीज यहाँ पर समझिए क्या होता है। ये स्पर्म के ऊपर ना एट्रोसोम का लेयर होता है, एट्रोसोम का होता है सबसे ऊपर। स्पर्म के टिप पर एट्रोसोम पाया जाता है। एट्रोसोम के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो ये जोना पेलुसिडा लेयर को डिसॉल्व कर देते हैं, इसको गला करके इसके अंदर ये घुसता है। इस कंडीशन को कहते हैं एट्रोसोमल रिएक्शन। आप समझ रहे हैं कि स्पर्म कैसे घुसता है अंदर। फिर देखिए यहाँ पर सेंट्रियोल ये कंट्रीब्यूट करेगा। यहाँ पर जो ओवम होता है इसके अंदर मियोसिस सेकेंड का डिवीजन पूरा होता है। तो मियोसिस सेकेंड डिवीजन पूरा होने के बाद एगो छोटा सा सेल बनता है, 2 सेल बनता है, जिसको छोटा सा बनता है, बहुत ही ये दिख रहा है, 2 सेल बनता है, एगो छोटा बनता है, एगो बहुत ही बड़ा बनता है। यहाँ पर जगह नहीं है इसमें दिखा पा रहे आपको। तो छोटा सेल होता है इसको बोलते हैं पोलर बॉडी, पोलर, और जो बड़ा सेल रहता है उसको बोलते हैं ओवम या ओटिड। जब ये ओवम बनता है, यहाँ पर मियोसिस सेकेंड पूरा हुआ, तो मियोसिस सेकेंड होने के बाद जो ओटिड या ओवम बचा, उसके बाद यहाँ जो स्पर्म के अंदर जो न्यूक्लियस रहता है इसका, ये इसके अंदर का जो न्यूक्लियस रहता है ये इसके ओवम के न्यूक्लियस से फर्टिलाइज फ्यूज कर जाता है। फिर ये जो ओवम बनता है होता है वो जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जो बनता है उसको हम बोलते हैं जाइगोट। तो जाइगोट जो होता है इसके अंदर बताइए आप लोग बता सकते हैं कि इसके अंदर क्रोमोसोम कितना होगा। देखिए स्पर्म के पास जो न्यूक्लियस था उसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर था 23, यानी कि हैप्लॉइड था, और ओवम भी जो था ओवम भी हैप्लॉइड था। इसके अंदर भी क्रोमोसोम होता है, ओवम के अंदर भी 23। आप दोनों फ्यूज किए तो बताइए कितना होगा, 46। इसके अंदर जो ओवम जाइगोट जो होगा इसके अंदर 46 क्रोमोसोम होगा, यानी कि ये डिप्लॉइड होगा, 2n कंडीशन में होगा, डिप्लॉइड। ठीक। एक सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने का है कि यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन ये फैलोपियन ट्यूब के किस वाले पार्ट में होता है, ये एम्पुला वाले पार्ट में होता है ना। एम्पुला वाले पार्ट में देखिए जब यहाँ पर ओवम निकला और साइमल्टेनियसली एक साथ, मतलब जब यहाँ पर ओवम निकला तभी अगर स्पर्म इधर से आएगा तभी यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। बाकी अगर इसके सिवा मान लीजिए ओवम यहाँ आ गया तब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, या ओवम यहाँ पर इधर था तब स्पर्म इधर आया तभी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन इसी केस में होगा जब दोनों एक साथ यहाँ पर पहुंचेंगे तभी फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बना। अब जाइगोट के बाद चलिए समझते हैं क्या होता है। जाइगोट के बाद कैसा सेल डिवीजन होता है, चलिए समझते हैं। देखिए फिर जाइगोट जो होता है, फिर उसके बाद जाइगोट के अंदर देखिए ये है जाइगोट, ये बन गया, उसको हम लोग बोलेंगे जाइगोट। तो जाइगोट के अंदर फिर जो डिवीजन होता है सेल डिवीजन, वो होता है माइटोसिस के थ्रू, और माइटोसिस के थ्रू सेल डिवीजन होता है, और इसके अंदर सेल डिवाइड करता है लेकिन सेल अपना साइज नहीं बढ़ाता है। देखिए एम्पुला के बाद यहाँ पर जो जाइगोट था ये कंटिन्यूअसली यहाँ पर आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ने के साथ साथ इसके अंदर डिवीजन भी होगा। तो डिवीजन किस तरह होगा हम यहाँ पर समझते हैं। ठीक, यहाँ पर डिवीजन चल रहा है वही बात हम लोग यहाँ पर भी समझ रहे हैं।
यहाँ पर सेल डिवीजन जो हुआ, सेल डिवाइड करता है माइटोसिस के थ्रू, लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसके अंदर जो सेल डिवाइड करता है वो सेल अपना साइज इंक्रीज नहीं करता है, वो सेल अपना साइज इंक्रीज नहीं करता। मतलब ये देखिए, ये जितना साइज इसका यहाँ पर रहेगा उतना ही साइज जाइगोट वाला साइज भी रहेगा यहाँ पर। तो उस कंडीशन को जब सेल अपना साइज इंक्रीज नहीं करता है और नंबर बढ़ाता है, उस टाइप के सेल को हम लोग क्लीवेज भी कहते हैं। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना जाइगोट के अंदर क्लीवेज होता है, क्लीवेज होता है। क्लीवेज के बाद देखिए 2 हुआ, सेल डिवाइड करके 2 बना, 2 से 4 हुआ, 4 से 8 हुआ, फिर इसके अंदर कुछ छोटे छोटे बहुत सारे सेल्स बन गए। तो उस सेल्स को हम लोग कहेंगे ब्लास्टोमियर। इस सेल्स को बाद में हम लोग कहते हैं ब्लास्टोमियर। ठीक, ब्लास्टोमियर सेल्स कहेंगे इसको हम। और ब्लास्टोमियर है, और इसके बाद 8 से 16 हो गया। तो 8 या 16 की कंडीशन में जो होता है ना जाइगोट, उसको हम लोग जाइगोट नहीं, इम्ब्रियो बोलेंगे उसको हम लोग बोलेंगे मोरुला स्टेज कहते हैं। ये जो है बेसिकली ये क्या है, ये मोरुला है, मोरुला। ठीक, अब मोरुला के बाद, मोरुला के अंदर सेल की संख्या कितनी होगी, 8 से 16 हो सकती है। मोरुला के अंदर सेल की संख्या कितनी होगी, 8 से 16 हो सकती है। अब इसके बाद चलिए समझते हैं। देखिए, ये जो मोरुला था, मोरुला के अंदर जो सेल्स होता है ये डिफरेंशिएट करके, मतलब अपना साइज चेंज करके, ये एक ऊपर वाला सेल का कुछ लेयर बनाता है। ठीक, इस लेयर अरेंज होता है, इस लेयर में अरेंज होता है। तो इस लेयर को हम लोग कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। और कुछ अंदर में सेल्स बनता है, इसको बोल लेते हैं इनर सेल मास। ये ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास। अब देखिए क्या हुआ, जब इस कंडीशन में आ जाता है, जब ट्रोफोब्लास्ट हो जाता है, ट्रोफोब्लास्ट बन जाता है, तो ट्रोफोब्लास्ट बनने के बाद यहाँ पर ये यूटेरस में इस वाले पार्ट में आ जाता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये वाला जो ट्रोफोब्लास्ट होता है ये यहाँ पर चिपक जाता है, यूटेरस के इस वाले पार्ट में चिपक जाता है। ठीक, चिपकने के बाद क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये जो यूटेरस का एंडोमेट्रियम वाला लेयर रहता है ना, ये ग्रो करके यहाँ पर अपना ये बड़ा साइज बनाता है, और धीरे धीरे इसको पूरा इसको अंदर ले लेता है, पूरा अंदर ले लेता है ये। जब ये फिर जो ट्रोफोब्लास्ट वाला लेयर था, है ना, ये पूरा अंदर घुस गया, अंदर फंस गया, इसको कहते हैं इम्प्लांटेशन। इसी सिचुएशन को कहते हैं हम लोग इम्प्लांटेशन। क्या सिंपल भाषा में कहेंगे तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि घरवास ले लिया, ये जो एम्ब्रियो था ये घरवास ले लिया। अब यहाँ पर पूरा इम्प्लांटेशन हो गया। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर इम्प्लांटेशन होने के बाद आगे की क्या प्रक्रिया होती है। देखिए, एक बात सबसे पहले समझिए कि जब तक यहाँ पर इम्प्लांटेशन नहीं होगा ना, तब तक प्रेगनेंसी नहीं होगा। जब तक इम्प्लांटेशन नहीं होगा तब तक प्रेगनेंसी नहीं होगा। कई महिलाओं में ये भी देखा गया है कि यहाँ पर सारी प्रक्रियाएँ सब कुछ ठीक ठाक चलता है, लेकिन क्या होता है कि यूटेरस होता है ना, यूटेरस से अच्छा तरीका से तैयार नहीं होता है इम्प्लांटेशन करने के लिए। इम्प्लांटेशन करने के लिए यूटेरस तैयार नहीं होता है। उस कंडीशन में क्या होता है, ये वाला जो सेल होता है पूरा अच्छे से डेवलप हो जाता है, फर्टिलाइजेशन भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर इम्प्लांटेशन नहीं होता है। उस कंडीशन में भी प्रेगनेंसी नहीं होता है। कब होता है तो जब यूटेराइन कैंसर होता है, यूटेरस के अंदर कैंसर होता है, तो यहाँ पर इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है। चलिए, वो वाला बात की बात थी। अब हम समझते हैं कि अगर इम्प्लांटेशन हो गया, प्रेगनेंसी हो गया, तो उसके बाद किस प्रकार से अंदर में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। चलिए अब अपने लोग आगे समझते हैं। देखिए, यहाँ पर जो भी था ट्रोफोब्लास्ट का सेल, ये और डिफरेंशिएट करता है। मतलब डिफरेंशिएट करने का मतलब है कि विभिन्न रूप में
परिवर्तित होता है ना, आगे डेवलप करता है। यहाँ पर जो ट्रोफोब्लास्ट का सेल था ना, ट्रोफोब्लास्ट का सेल आगे डेवलप करके इसमें से कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलता है, उंगली जैसा प्रोजेक्शन निकलता है। ये उंगली जैसा प्रोजेक्शन जो होता है यूटेरस के दीवार से, यूटेरस के बाद से एंडोमेट्रियम में जाके ये फंसने लगता है ना, इसके साथ कनेक्शन जोड़ लेता है। ये जब कनेक्शन जोड़ लेता है तो फिर क्या होता है, यहाँ पर जो यूटेरस का जो दीवार होता है इसको यहाँ पर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलता है ना, इसको हम लोग कहते हैं प्लासेंटल विलाई या कोरियोनिक विलाई भी कहते हैं, इसको विलाई कहते हैं, है ना। ठीक है, ऐसा नहीं निकला हुआ उंगली जैसे फिंगर जैसे, इसको हम लोग कहते हैं विलाई कहते हैं। विलाई का काम क्या होता है, तो यहीं से इसको जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है इसी रास्ता के थ्रू इसको सारा चीज़ का सप्लाई होगा, जितना भी न्यूट्रिएंट्स, ब्लड, ऑक्सीजन, जितना भी चीज़ आएगा यहाँ के थ्रू जाएगा तो इसके अंदर आएगा। अब इस विलाई से इस एम्ब्रियो में ये सारा चीज़ कैसे आएगा, तो इसके थ्रू ही जाता है अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ही जाता है। यहाँ पर अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, विलाई से अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ही जाता है। अम्बिलिकल कॉर्ड यही होता है जब प्रेगनेंसी के टाइम में जो मदर के से और एक पाइप नहीं रहता है, जब डिलीवरी होता है तो ये डॉक्टर इसको चिपका गया काट देता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एम्बिलिकल का कॉर्ड। जुड़ा का रहता है, जुड़ा रहता है ढोड़ी से, पेट में जो ढोड़ी होता है ना उस वाली जगह से यहाँ पर जुड़ा रहता है अम्बिलिकल कॉर्ड। देखिए यहाँ पर ये जो प्लासेंटल यहाँ पर जो विलाई निकला रहता है, यूटेरस के जो लेयर से जुड़ा रहता है, तो मिल करके एगो यूनिट बनाता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लासेंटा। तो प्लासेंटा से कंफ्यूज नहीं हुई, प्लासेंटा आप सब सुन करके। प्लासेंटा बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर जो रहता है ना विलाई जो निकला रहता है, ट्रोफोब्लास्ट विलाई किससे डेवलप होता है, यहाँ पर जो ट्रोफोब्लास्ट सेल होता है ना, इस वाले सब इसको देखिए, ट्रोफोब्लास्ट का सेल होता है, यही आगे जाकर विलाई में डेवलप होता है। आई विलाई इस यूटेरस के यूटेरस के लिए दीवार जुड़ा रहता है, इसी को कहते हैं प्लासेंटा। और फीटस में एम्ब्रियो में प्लासेंटा के थ्रू सारा भोजन, पानी, सारा ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई सारा इसके थ्रू यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई इसके थ्रू होता है। चलिए समझ में आ गया प्लासेंटा आप लोगों को। आप लोग इसमें तो कंफ्यूजन नहीं हो रहा है ना कि यहाँ पर जुड़ा यहाँ पर था, यहाँ पर कैसे आ गया, बस यहाँ पर समझाने के लिए है। बस ये समझिए ये वाला जो पार्ट है ना, ये यहाँ पर ये आके जुड़ गया, बस यहाँ पर कंफ्यूज नहीं हुई है कि ये वाला कैसे आ गया यहाँ पर। तो अब हम लोग प्लासेंटा के बारे में आगे समझते हैं। देखिए ये जो प्लासेंटा था, तो प्लासेंटा जो होता है ये इसके लिए कुछ हार्मोन भी निकलता है। प्लासेंटा जो होता है प्रेगनेंसी के टाइम में जो प्लासेंटा है इस इंडोक्राइन जैसे काम भी करता है, इंडोक्राइन जैसे टिश्यू जैसे काम करता है, यानी कि ये कुछ हार्मोन सिक्रेट करता है। अब वो हार्मोन जो होता है वो आप लोग लिख लीजिए, जो हार्मोन सिक्रेट करता है प्लासेंटा, हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय प्लासेंटा। प्लासेंटा कौन कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है प्रेगनेंसी के टाइम में? सबसे पहला आता है HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, और दूसरा होता है HPL प्लासेंटा लैक्टोजेन। इसका लिख लीजिए ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। तीसरा हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। दूसरा हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन, ठीक। HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन सब निकलता है। कब निकलता है ये हार्मोन सब? प्रेगनेंसी के टाइम में निकलता है। और जब फिर वो जो ओवरी होता है, प्रेगनेंसी जब हो गया था, प्रेगनेंसी के टाइम में ओवरी से भी हार्मोन निकलता है, यानी कि ओवरी से निकलता है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन ओवरी से कौन सा हार्मोन निकलता है? रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है। किससे निकलता है? ओवरी से, प्लासेंटा से नहीं निकलता है। रिलैक्सिन हार्मोन कब निकलता है? देखिए ये HCG, HPL और रिलैक्सिन हार्मोन
सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम में फीमेल के अंदर देखने को मिलता है ना। प्रेगनेंसी के अलावा कभी भी ये तीनों हार्मोन फीमेल बॉडी में नहीं देखने को मिलेगा। चलिए समझते हैं आगे। देखिए ये हार्मोन निकलता है ना, यही सब, तो ये पेशाब के थ्रू भी निकलता है प्रेगनेंसी के टाइम में। वो जो होता है प्रेगा न्यूज, वो जो होता है प्रेगनेंसी को टेस्ट करने वाला, वही इसी हार्मोन को सेंस कर लेता है, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन को सेंस कर लेता है और पता कर लेता है कि प्रेगनेंसी से मान लेता है कि प्रेगनेंसी है कि नहीं, पॉजिटिव है या रिपोर्ट नेगेटिव है। रिलैक्सिंग हार्मोन का काम समझिए क्या होता है। रिलैक्सिंग हार्मोन का काम होता है डिलीवरी के टाइम में ये जो होता है ना फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इसको रिलैक्स करता है ताकि बच्चा जो आसानी से निकल जाए। नाम है रिलैक्सिंग, है ना, स्ट्रेस वाला कंडीशन को रिलैक्स कर देता है। अब हम लोग समझते हैं, आगे चलते हैं क्या हुआ। देखिए ये हार्मोन्स था, प्रेगनेंसी के टाइम पे हार्मोन्स था। चलिए समझते आगे। ये जो होता है ना, ये जो सेल होता है ट्रोफोब्लास्ट का जो सेल होता है, ये आगे डेवलप करके कुछ लेयर्स बनाता है। ये सेल आगे डेवलप करके कुछ लेयर्स बनाता है। ये सबसे पहले बनता है एक्टोडर्म, सबसे ऊपर वाला सेल जो बनाता है एक्टोडर्म बनाता है। फिर ये जो एम्ब्रियो होता है वो वाला, इसके अंदर ही वाला पार्ट अंदर वाला बनाता है। फिर इंडोडर्म जो सबसे अंदर होता है। ये दोनों एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में बनता है वो लेयर, जिसका नाम है मेसोडर्म। यही सारा चीज होता है, पूरा चीज का विकास करता है। हाथ पैर शरीर के अंदर जितना भी ग्लैंड सब बनता है, लीवर किडनी हार्ट, ये सब बनाता है। देखिए आप लोग बता दें कि इनर सेल मास होता है ना, इनर सेल मास कब, यहाँ पर ट्रोफोब्लास्ट सेल हम लोग पढ़े थे, ट्रोफोब्लास्ट की लेयर, और उसके अंदर इनर सेल मास था। इनर सेल मास के अंदर कुछ सेल्स पाए जाते हैं, स्पेशल टाइप के सेल होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स का काम बेसिकली, स्टेम सेल होता है ना, ये ऐसा सेल होता है जो किसी भी फॉर्म में डेवलप हो सकता है। वो किसी भी फॉर्म में डेवलप हो सकता है। स्टेम सेल जो होता है वो लीवर भी बनाता है, हार्ट भी बनाता है, जितना भी शरीर में जितना भी चीज है ना, अंग जितना भी चीज होता है सब बनाता है स्टेम सेल्स। स्टेम सेल में खूब हाई रेट ऑफ डिवीजन होता है और ये डिफरेंशिएट करके सारा बनाता है। स्टेम सेल की अभी इस पर रिसर्च चल रहा है। डॉक्टर लोग इस स्टेम सेल से लेबोरेटरी में किडनी उडनी हार्ट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी लोग आगे चलते हुए सफल हो जाएगा ना ये प्रयास, तो फिर किडनी के लिए फिर दूसरे किसी डोनर से नहीं लेना पड़ेगा, इंसान के अंदर से स्टेम सेल्स निकालेगा। कहाँ पे होगा ये स्टेम सेल्स? एम्ब्रियो के टाइम में एम्ब्रियो से स्टेम सेल्स लेगा और फिर किडनी लेबोरेटरी में ही तब बन जाएगा। समझ में आया कि ये जो होता है स्टेम सेल्स क्या होता है, पूरा डेवलप करता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो एम्ब्रियो था, एम्ब्रियो ये जो अंदर फ्लूइड रहता है ना, इस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। नाम है एमनियोटिक फ्लूइड। डॉक्टर लोगों को जब टेस्ट करना होता है ना कि अगर जो इसमें एमनियोटिक फ्लूइड होता है, अगर टेस्ट करना होता है कि बच्चा में कोई बीमारी नहीं है, तो उसके लिए क्या करता है, इंजेक्शन के थ्रू, पेट में इंजेक्शन के थ्रू यहाँ पर इसमें से एमनियोटिक फ्लूइड निकालता है। एमनियोटिक फ्लूइड का जांच करके पता लगाता है कि क्या सब चल रहा, मतलब कि बच्चा पूरा स्वस्थ है कि नहीं है। भारत के अंदर ना हर चीज का इंसान मतलब कि दुरुपयोग करता है। क्या इसका दुरुपयोग क्या किया, खराब फायदा ये उठाया गया कि एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल करके इसका जांच करवा करके ये पता करने लगा इंसान कि जो बच्चा अंदर डेवलप हो रहा है वो मेल है कि फीमेल। अगर फीमेल आता है तो इसको मतलब कि एबॉर्शन कराता है, पेट में मार देता है बच्चा को, तो इसका गलत फायदा यूज होने लगा। इस प्रक्रिया को कहते हैं एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस एमनियोटिक फ्लूइड से जांच करता है, एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस का दुरुपयोग किया गया, इस पर भारत में ही बैन हो गया। एमनियोसेंटेसिस को भारत सरकार ने बैन कर दिया। अगर कोई आदमी
ई जांच करने के लिए पकड़ा जाता है कि एमनियोसेंटेसिस करवा के ई जांच रहा था कि लड़का है कि लड़की, तो उसको सजा हो सकती है। ठीक, अब हम लोग समझते हैं कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। देखिए टोटल 9 महीने का प्रेगनेंसी होता है। प्रेगनेंसी कितने चलता है? टोटल 9 महीने का प्रेगनेंसी चलता है। 9 महीने के अंदर में हम लोग इन 9 महीने को 3-3 महीने के अंतराल में हम लोग बांट सकते हैं। ठीक, तो पहले 3 मंथ्स को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, और सेकेंड तीसरे 3 मंथ को कहते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर, और तीसरे महीने को कहते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट टाइम 3 महीने बाद दिया ना स्कूल में ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। देखिए बच्चे के अंदर ट्राइमेस्टर, ये जो एम्ब्रियो होता है पहले महीने में क्या होता है? पहले महीने के अंदर एम्ब्रियो में हार्ट डेवलप होता है। हार्ट का डेवलपमेंट कब होता है? पहले महीने के अंदर हार्ट का डेवलपमेंट होता है, और हार्ट का डेवलपमेंट होने के बाद दूसरे महीने के अंदर उसका जो हाथ पैर होता है, लिंग जो होता है, ये ऊपर जो स्किन होता है वो सब डेवलप होता है दूसरे महीने के अंदर। देखिए 5वें महीने के अंदर जो होता है फीटस के अंदर, 5वें महीने के अंदर फीटस जो होता है वो मूवमेंट शो करने लगता है। मूवमेंट शो करने लगता है। मूवमेंट शो कब करता है? 5वें महीने के अंदर, 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होता है? फीटस जो होता है वो मूवमेंट शो करने लगता है, लात मारने लगता है। ऑल इज वेल कहने से बच्चा लात नहीं मारता है। 3D में दिखाया गया ना कि ऑल इज वेल, लात मारा, ऐसे नहीं होता है। ठीक, 5वां महीना में अपने आप मूवमेंट शो करने लगता है बच्चा। ऑल इज वेल का कोई चमत्कार नहीं है इसमें। 5वें महीने के अंदर हो गया, मूवमेंट शो किया। उसके बाद जब थर्ड ट्राइमेस्टर आता है, थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर सबसे लास्ट वाले में इसके अंदर आँख ये होता है, ये पूरा खुल जाता है, शरीर में पूरा मतलब कि हेयर डेवलप होने लगता है। और 9th मंथ के अंदर, 9th मंथ में क्या होता है? ये जो एम्ब्रियो होता है वो फुल्ली मैच्योर होता है। फुल्ली मैच्योर इन द सेंस मतलब कि अब इसका डिलीवरी होने लायक हो गया है। डिलीवरी होने के वक्त में क्या होता है? तो आप हम सब समझते हैं कि डिलीवरी कैसे होता है। देखिए डिलीवरी होने के बाद, डिलीवरी के वक्त ये जो होता है एक हार्मोन निकलता है। उस हार्मोन को हम लोग कहते हैं ऑक्सीटोसिन। हार्मोन निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन के अंदर होता है, मास्टर ग्लैंड से होता है, उससे निकलता है वो हार्मोन ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता है क्या? तो यहाँ जो यूटेरस का दीवार होता है ना, जिसको बोलते हैं मायोमेट्रियम। यूटेरस का दीवार है उसको 3 लेयर में बांटा जाता है। सबसे अंदर वाला होता है उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम, बीच वाला होता है उसको बोलते हैं मायोमेट्रियम, है ना, और सबसे बाहर वाला होता है उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। तो मायोमेट्रियम जो होता है वो मस्कुलर लेयर होता है, उसमें मसल्स होता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? इस मसल्स के अंदर कुछ खूब कंट्रैक्शन करता है, इसमें अंदर कॉन्ट्रैक्शन आता है। जो कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये बच्चे को आई को ढकेलता है, और जितना कॉन्ट्रैक्शन होता है इस मायोमेट्रियम लेयर में उतना और ऑक्सीटोसिन निकलता है, और जितना और ऑक्सीटोसिन निकलेगा और कॉन्ट्रैक्शन होगा, खूब तेज कॉन्ट्रैक्शन होगा। इसी में इसको बच्चे को पेट से बाहर निकाल दिया जाता है इस कंडीशन में। तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है? देखिए ऑक्सीटोसिन क्या करता है? यूटेरस के दीवार में कॉन्ट्रैक्शन करता है, और जितना कॉन्ट्रैक्शन होगा उतना ऑक्सीटोसिन निकलेगा, जितना ऑक्सीटोसिन निकलेगा उतना और कॉन्ट्रैक्शन होगा। यही तो इसी को हम लोग कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इतना भारी नाम है ना कि समझ में नहीं आता है, लेकिन समझिए आप लोग कि फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कुछ नहीं है, बस यही है कि जो ऑक्सीटोसिन निकलता है, ऑक्सीटोसिन बताइए ठीक है होता है, एक बार बताते हैं। ऑक्सीटोसिन निकला कहाँ से निकला? पिट्यूटरी ग्लैंड में। पिट्यूटरी ग्लैंड से अभी ऑक्सीटोसिन निकला, ये यूटेरस के दीवार में कॉन्ट्रैक्शन लाएगा, उसको खूब उसमें सिकुड़न होगा, वही सिकुड़न के कारण दर्द होता है पेट के अंदर बहुत। इस सिकुड़ेगा, कॉन्टैक्ट करेगा तो फिर और ऑक्सीटोसिन निकलेगा, और ऑक्सीटोसिन निकलेगा और कॉन्टैक्ट करेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फीटल इजेक्शन
रिफ्लेक्स। देखिए फीटल मतलब बच्चा, इजेक्शन मतलब बाहर निकलना, और जो रिफ्लेक्स एक्शन जो प्रक्रिया फीमेल में फीटस को बाहर निकालने में हेल्प करता है उसको बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। शब्द पर भी बच जाएगी, बहुत भारी बायोलॉजी में खाली शब्द बड़ा बड़ा सुनने में लगता है, उसको अगर समझ लीजिएगा ना तो पता चलेगा कुछ नहीं है वो, बस उसका देखने में ही भाई लग रहा है। तो ये समझ में आ गया, यहाँ पर ये ऑक्सीटोसिन निकला। अब क्या हुआ, डिलीवरी हो जाएगा। तो उस सिचुएशन को डिलीवरी जब होता है तो बायोलॉजी के टर्म में उसी को होता है पार्टूरिशन। बायोलॉजी में ऐसा शब्द है ना कि लया कितना भारी है, पार्टूरिशन मतलब क्या है, डिलीवरी। बस खाली शब्द भाई रहता है बायोलॉजी में। आप बच्चा इसलिए बच्चा लोग को लगता है कि रटने वाला है, बायोलॉजी रटने वाला नहीं है, समझने वाला है। नहीं समझेगा तो रट ही नहीं पड़ेगा। कोई भी सब्जेक्ट अगर समझ में नहीं आता तभी रटना पड़ता है। चलिए आप समझ आए, पार्टूरिशन हो गया, डिलीवरी हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, डिलीवरी होने के बाद एक अम्बिलिकल कॉर्ड था वो काट दिया गया, अम्बिलिकल कॉर्ड काट दिया गया। फिर फीमेल के अंदर जो क्या होता है, लैक्टेशन चालू आता है, मेमरी ग्लैंड के अंदर दूध बनना चालू आता है। तो शुरू में जब पहली बार जो दूध निकलता है, जो इनिशियल लैक्टेशन, उसको लैक्टेशन बोलते हैं। लैक्टेशन मतलब प्रेगनेंसी के बाद जो मिल्क निकलता है उसको क्या कहते हैं, लैक्टेशन। आज सबसे पहली बार जो लैक्टेशन होता है ना, तो जो पहली बार दूध निकलता है उसको बोलते हैं हम लोग कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम जो होता है वो, इसके अंदर भरपूर मात्रा में एंटीबायोटिक सब होता है, एंटीबायोटिक्स होता है भरपूर मात्रा में। इसीलिए डॉक्टर रिकमेंड करता है कि बच्चे को माँ का दूध सबसे पहले पिलाना चाहिए, माँ का दूध सबसे पहले पिलाना चाहिए, क्योंकि ये जो कोलोस्ट्रम होता है ना, जो सबसे पहली बार मिल्क निकलता है, इसके अंदर खूब एंटीबायोटिक होता है, रिच इन एंटीबायोटिक। हम लोग मतलब जब हम छोटे थे तो मेरे घर में गाय था, जब गाय जब मतलब कि गाय जब डिलीवरी होता है गाय का, तो उससे जो दूध निकलता है ना पहली बार, जो सबसे पहले डिलीवरी हुआ उसके बाद जो पहला दिन दूध निकलेगा ना, तो वो बहुत ही देखे होंगे आप लोग, पीला पीला होता है, पीला पीला टाइप का, और खूब गाढ़ा दूध होता है। हम लोग समझ में आता है कि मतलब कि पीने लायक नहीं है, लेकिन जब आप बड़ा हो गया अब समझ में आता है कि उसके अंदर खूब एंटीबायोटिक होता है, खूब उसमें खूब न्यूट्रिशन रहता है ना, उसमें खूब न्यूट्रिशन रहता है, इसी कारण पूरा पीला गाढ़ा रंग रहता है। और जब वो बच्चा पीता है ना, उसका शरीर, उसका इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है। लेकिन आजकल की महिला लोग फैशन के चक्कर में नहीं करती है, तो बच्चा का इम्यूनिटी डाउन आता है, और फिर बच्चा बीमार होना चालू होता है। तो डॉक्टर लोग सबसे पहले कहता है कि बच्चे को माँ का दूध पीना चाहिए सबसे पहले, किसी का नहीं। शुरू में 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल तक माँ के दूध पे बच्चे को डेवलप होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एंटीबायोटिक, बाजार का माँ के दूध में क्या एंटीबायोटिक सब होगा, कुछ नहीं रहता है उसमें, उल्टा ही खराबी करता है वो दूध, बाद में मालूम चलता है। चलिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। आज के लिए इतना ही, हम लोग यहीं पर खत्म करेंगे। जय हिंद, जय भारत।